नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारतीय कृषि के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे डाल लेते हैं हेडिंग भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास हो जाती है और आज की हमारी पहली क्लास है भारतीय कृषि के बारे में। दोस्तों यदि हम कल की क्लास की बात करते हैं तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख बांध यानी परियोजनाओं के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिनमें से हम कुछ राज्यों की परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कौन सी परियोजना या कौन से डैम जो है किस राज्य में है, तो इनके बारे में पढ़ चुके थे। और दो चार राज्य बचे हैं जिनके हम बांध एवं परियोजनाओं को पढ़ेंगे और उसके बाद हम कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में जो है बात करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले महाराष्ट्र में जो है कौन कौन से बांध यानी परियोजनाएं हैं। तो दोस्तों जैसे बात करते हैं भेदारी बांध कहाँ पे, पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में। उज्जानी बांध कहाँ पे, भीमा नदी पर है महाराष्ट्र में। कोयना बांध कोयना नदी पर। और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। पावना बांध पावना नदी पर। और गिरना बांध ये गिरना नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन से महाराष्ट्र में पड़ते हैं तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यानी कल का टॉपिक जो है रह गया था, कल का टॉपिक। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे पहले बात आती है दोस्तों भेदारी बांध। भेदारी बांध, तो भेदारी बांध दोस्तों किस नदी पर है, पूर्णा नदी पर पड़ता है। कौन सी नदी पर, पूर्णा नदी पर पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों उज्जानी बांध। उज्जानी बांध हो गया। और ये उज्जानी बांध किस नदी पर है, भीमा नदी पर। कौन सी नदी पर आता है दोस्तों, भीमा नदी पर आता है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों कोयना बांध। कोयना बांध ये हो गया दोस्तों कोयना बांध। कोयना बांध किस नदी पर पड़ता है, तो कोयना नदी पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना की यदि हम बात करेंगे तो ये किस नदी पर है दोस्तों, गोदावरी नदी पर पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। और ये गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पावना बांध की हम बात करेंगे। पावना बांध, तो ये पावना बांध किस नदी पर है, पावना नदी पर। किस पे दोस्तों, पावना नदी पर पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं गिरना बांध। तो दोस्तों इनको गिरना बांध कह लो, डैम कह लो या परियोजना है, तो बात एक ही है। तो गिरना बांध दोस्तों गिरना नदी पर। किस पर, गिरना नदी पर है। तो दोस्तों ये पढ़ते हैं सारे बांध कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में है। कौन सा बांध है और कौन सी नदी पर है ये भी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे तेलंगाना उड़ीसा के। तो तेलंगाना में देख लेते हैं तेलंगाना में कौन कौन से डैम जो है पड़ते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों तेलंगाना। दोस्तों अधिकतर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के डैम कौन सा किस नदी पर है और कौन से राज्य में पड़ता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना के। तो दोस्तों सिंगूर बांध है और निजाम सागर बांध। तो दोस्तों ये हो गया सिंगूर बांध। तो ये सिंगूर बांध किस नदी पर पड़ता है, मंजीरा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, मंजीरा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, मंजीरा नदी पर पड़ता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध, निजाम सागर, हम निजाम सागर बांध की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों मंजीरा नदी पर है। कौन सा, मंजीरा नदी पर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे उड़ीसा के। उड़ीसा के भी देख लेते हैं। उड़ीसा पे आपको पता होगा हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है और महानदी पर पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिख लेते हैं दोस्तों इसको, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध की बात की जाए तो ये कहाँ पे, महानदी पर। कहाँ पे दोस्तों, महानदी पर है।
भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखें दोस्तों, भारत का जो है सबसे लंबा बांध है। और दोस्तों यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है, केवल कंक्रीट वाले भाग की बात की जाए तो 4800 मीटर इसके कंक्रीट वाले भाग की लंबाई है। लेकिन संपूर्ण लंबाई की इसकी बात की जाए तो 25.8 किलोमीटर जो है हीराकुंड बांध की लंबाई है, जो कि उड़ीसा के जो है दोस्तों संबल जिला में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा के संबलपुर जिला में जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये महानदी पर जो है पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम आएंगे दोस्तों तमिलनाडु के बांध, यानी तमिलनाडु में कौन कौन से बांध है। तो यहाँ पे पड़ता है मैट्टूर बांध, तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो कौन सा है तमिलनाडु में, मैट्टूर बांध है। मैट्टूर बांध अक्सर पूछा जाता है, ये मैट्टूर बांध कहाँ पे, तमिलनाडु में, और किस नदी पर है। तो ये कावेरी नदी पर पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, कावेरी नदी पर। किस नदी पर पड़ता है, कावेरी नदी पर पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड के। उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोंग बांध। उत्तराखंड में दोस्तों सोंग बांध हो गया, और ये जो है सोंग नदी पर है। कौन सी पर, सोंग नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों, सोंग नदी पर है। और साथ ही दोस्तों टिहरी बांध। टिहरी बांध की यदि बात की जाए तो ये भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी व भिलंगना भिलंगना नदी के संगम पर। याद रखें दोस्तों, भिलंगना के संगम पर। और साथ ही दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखें दोस्तों, भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के बाद जो है ये हमारे समाप्त हो जाएंगे, यानी जो जो ये बांध थे। तो लिख लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के भी। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बांध पड़ते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे पड़ता है रिहंद परियोजना, जो कि रिहंद नदी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, रिहंद बांध। रिहंद बांध की बात करते हैं तो ये रिहंद नदी पर स्थित है, रिहंद नदी पर स्थित है। और ये रिहंद नदी जो है सोन की सहायक है। और साथ ही दोस्तों किसाऊ परियोजना, किसाऊ परियोजना, किसाऊ परियोजना हुई कौन सी दोस्तों, किसाऊ परियोजना। और ये किस नदी पर है, तो ये टोंस नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, किसाऊ परियोजना की यदि बात की जाए तो ये टोंस नदी पर है। तो ये हमारा टॉपिक जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यानी महाराष्ट्र में कौन कौन से बांध यानी परियोजनाएं हैं। तो दोस्तों भेदारी बांध पूर्णा नदी पर है, उज्जानी बांध भीमा नदी पर है, कोयना बांध कोयना नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना की हम बात करेंगे तो ये गोदावरी नदी पर है। और साथ ही दोस्तों पावना बांध की हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये पावना नदी पर है। गिरना बांध की बात करेंगे तो ये गिरना नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। और ये सारे बांध कहाँ पे पड़ते हैं, महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं। तेलंगाना के देख लेते हैं, सिंगोर बांध मंजीरा नदी पर, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर। ये दोनों दोस्तों तेलंगाना राज्य में हैं। उड़ीसा राज्य की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हीराकुंड बांध पड़ता है, जो कि महानदी पर है। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखें दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर संपूर्ण लंबाई है हीराकुंड बांध की। लेकिन कंक्रीट वाले भाग की पूछा जाए तो 4800 मीटर इसकी लंबाई है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पे मैट्टूर बांध है, जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तराखंड की, सोंग बांध सोंग नदी पर। टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी व भिलंगना के संगम पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं, रिहंद बांध दोस्तों रिहंद नदी पर है, किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बांध वाला। याद रखें दोस्तों, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बांध वाला।
अब यहाँ पे हम नया अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि। भारतीय कृषि। तो आज की हमारी क्लास शुरू होती है दोस्तों भारतीय कृषि। यानी अब भारतीय कृषि की यदि बात की जाए यानी इंडियन एग्रीकल्चर की, तो भारतीय कृषि को जो है हम ऋतुओं के आधार पर जो है बांट कर पढ़ते हैं। यानी ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार से फसलों को हम बांट कर पढ़ते हैं, जैसे रबी की फसलें, खरीफ की फसलें या जायद की फसलें। तो इन 3 भागों में जो है बांट कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे ऋतुओं के आधार पर फसलें। लिख लेते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलें। ऋतुओं के आधार पर फसलें। ऋतुओं के आधार पर फसलें। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों रबी की फसलें। रबी की फसलें जानेंगे, यानी रबी की फसलें कौन कौन सी हैं और ये कब बोई जाती हैं और कब ये काटी जाती हैं और ये किस मानसून की फसलें हैं, तो सभी कुछ जानेंगे इनके बारे में। दूसरी है दोस्तों खरीफ की फसलें। खरीफ फसलें। और ये तीसरे भाग की बात की जाए तो जायद फसलें। जायद फसलें याद रखें दोस्तों, जायद फसलें। अब दोस्तों इनके बारे में जो हम एक एक करके जानेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम रबी की फसलें। रबी की फसलें। रबी की फसलें। तो रबी की फसलों की यदि बात की जाए तो रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी बुआई की। यानी जो रबी की फसलें हैं इनकी बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में। अब आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कि अक्टूबर नवंबर में जो है कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो वे सभी जो है रबी की फसलें होती हैं। और यदि इनकी कटाई यानी हार्वेस्टिंग की बात की जाए, तो हार्वेस्टिंग कब की जाती है? मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है। मार्च अप्रैल में जो है रबी की फसलों को काटा जाता है। और यदि बात की जाए किस काल की यानी किस सीजन की फसलें हैं, तो ये दोस्तों शीतकालीन फसलें हैं। शीतकालीन फसलें याद रखें दोस्तों, शीतकालीन फसलें हैं, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मानसून की। मानसून की यदि बात की जाए, मानसून। तो दोस्तों यहाँ पे शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। तो लिखेंगे दोस्तों शीतकालीन। शीतकालीन। शीतकालीन पश्चिमी पश्चिमी शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा वाली वर्षा होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। याद रखें दोस्तों, लाभ मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रबी की फसलें। रबी की फसलें यानी रबी की फसलों की कटाई बुआई तो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो जैसे दोस्तों गेहूँ। गेहूँ की यदि बात करेंगे तो ये गेहूँ कटाई की फसल है रबी की। साथ ही दोस्तों जौ, चना हो गई। और साथ ही दोस्तों मटर, मसूर। ये दोस्तों मसूर हो गई। ये हो गई आलू। कौन सी दोस्तों? आलू। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अलसी। अलसी। और कौन सी दोस्तों? राई। राई होगी। कौन सी दोस्तों? राई। और सरसों। सरसों। तो ये सभी कौन सी फसलें हैं? ये सभी जो हैं दोस्तों रबी की फसलें हो जाती है। कौन सी दोस्तों? रबी की फसलें हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें भी देख लेते हैं। खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों। खरीफ की फसलों की यदि बात की जाए तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनकी बुआई कटाई के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए इनकी बुआई कब की जाती है, बुआई। तो बुआई की यदि बात की जाए जून जुलाई में इनको बोया जाता है। कब दोस्तों? जून जुलाई में जो है इनको बोया जाता है। और यदि बात की जाए कटाई यानी हार्वेस्टिंग की बात की जाए, तो इनकी कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर
अक्टूबर में जो है इनको दोस्तों बोया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे ये किस काल की फसलें हैं। तो ये वर्षा काल की फसलें हैं। कब दोस्तों? वर्षा काल की फसलें हैं। वर्षा कालीन फसलें, वर्षाकालीन फसलें हैं। क्योंकि जून जुलाई में दोस्तों बारिश होती है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम मानसून की बात कर लेते हैं। मानसून, मानसून की यहाँ पे बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है। याद रखें दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें, तो कौन कौन सी फसलें हैं खरीफ की जो कि जून जुलाई में बोई जाती हैं। तो दोस्तों जैसे हम बात करेंगे धान। धान आपने देखा हो, धान की बुआई जो है कब की जाती है? जून जुलाई में शायद। सोयाबीन हो गई दोस्तों, सोयाबीन हो गई। और साथ ही दोस्तों अरहर हो गई। अरहर हो गई, कौन सी? अरहर। तिल हो गई, कौन सी दोस्तों? तिल। मूंग हो गई, मूंग। उड़द, लोबिया, लोबिया हो गई। साथ ही दोस्तों ज्वार हो गई। और कौन सी दोस्तों? यहाँ पे हम देख लेते हैं ज्वार के बाद रागी होगी। कौन सी दोस्तों? रागी। बाजरा, मक्का, मक्का हो गई। कपास हो गई, कपास। मूंगफली, ये मूंगफली हो गई। और साथ ही दोस्तों गन्ना। याद रखें दोस्तों, तो ये सभी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों जायद की फसलें। जायद की फसलें देख लेते हैं। तो जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों जायद फसलें। जायद फसलें, जायद फसलों में आपको पता होगा जो जायद फसलों में कौन कौन से फसल आते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। तो ये सभी जो है दोस्तों जायद की फसलों में आते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती हैं और मार्च में जो है इनकी बुआई करके जून में इनको काट लिया जाता है। और ये किस काल की फसलें हैं? ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू व भिंडी जो है ये सभी जायद की फसलें होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों रबी व खरीफ, खरीफ के मध्यवर्ती काल में, खरीफ के मध्यवर्ती काल में, मध्यवर्ती काल में उगाई जाती हैं। याद रखें दोस्तों, उगाई जाती हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मार्च में बुआई करके जून में काट लिया जाता है। मार्च में बुआई करके, मार्च में बुआई करके जून में काट लिया जाता है। जून में काट लिया जाता है, जून में जो है काट लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे ये किस काल की फसलें हैं? ग्रीष्मकालीन फसलें। ग्रीष्मकालीन फसलें, तो किस किस काल की फसलें हैं? ग्रीष्मकालीन फसलें। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जायद फसलों की। तो जायद फसलों की यदि बात करते हैं तो कौन कौन सी जायद फसलें हैं? जैसे दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे खीरा हो गई। कौन सी दोस्तों? खीरा। यहाँ पे हम बात करते हैं ककड़ी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, तरबूज, खरबूज हो गई, खरबूज, करेला व भिंडी। तो ये सभी दोस्तों कौन सी फसलें हैं? ये जायद की फसलें हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले इनका रिवीजन कर लेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन सी खाद्य फसलें, नकदी फसलें, बागवानी फसलें हैं। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि में जो है फसलों को ऋतुओं के आधार पर बांट कर पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार की फसलें हैं, जैसे रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले रबी की फसलें। रबी की फसलों की यदि बात की जाए
तो इनका बुआई का समय होता है अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है। कटाई की यदि बात की जाए तो मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। काल की यदि बात की जाए तो शीतकालीन ये फसलें होती हैं। मानसून की यहाँ पे बात करेंगे तो शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है इनको। और साथ ही दोस्तों रबी की फसलों में कौन कौन सी हैं, जैसे गेहूँ हो गई, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, राई व सरसों, ये सभी जो हैं दोस्तों रबी की फसलें कहलाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में जो है की जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों की यदि बात करेंगे तो इनकी बुआई होती है जून जुलाई में, कटाई की जाती है इनकी सितंबर अक्टूबर में। काल की यदि बात की जाए तो वर्षाकालीन फसलें होती हैं। मानसून की दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है इनको। और साथ ही दोस्तों खरीफ की फसलों की यहाँ पे हम बात करेंगे तो धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली और गन्ना, तो ये सभी दोस्तों कैसी फसलें हैं, ये सभी हैं खरीफ की फसलें। अब आते हैं दोस्तों जायद की फसलें। जायद की फसलों की यदि बात करते हैं तो इसमें जायद की फसलों की रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में इनको उगाया जाता है। मार्च में बुआई करके जो है इनकी जून में कटाई कर ली जाती है, यानी जून में इनको काट लिया जाता है। किस काल की फसलें हैं, तो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, भिंडी, तो ये सभी जो है दोस्तों जायद की फसलें हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज में करेला, भिंडी आदि, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। नकदी फसलें, बागवानी, वृक्षारोपण फसलें, तो इनको देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले बात आती है दोस्तों खाद्यान्न फसलों की। खाद्यान्न फसलें यानी जिनको खाने के उद्देश्य से जो है उगाया जाता है दोस्तों, जैसे चावल हो गई, चावल, गेहूँ हो गई दोस्तों, चावल, गेहूँ, मक्का, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आते हैं बाजरा, ज्वार, बाजरा व ज्वार, तो दोस्तों इन फसलों को जो है मुख्य रूप से खाने के उद्देश्य से उगाया जाता है। अब आते हैं नकदी फसलें। नकदी फसलें, नकदी फसलों की यदि बात करेंगे तो नकदी फसलों को मुख्य रूप से बेचने के उद्देश्य से जो है उगाया जाता है, जैसे कपास, कपास हो गई दोस्तों, कपास, जूट, गन्ना व तंबाकू, तो इन फसलों को जो है मुख्य रूप से मार्केट में बेचने के लिए जो है उगाया जाता है, तो इसलिए इनको नकदी फसलें जो है कहा जाता है, क्योंकि इनसे जो है पैसा बनाने के लिए यानी पैसे कमाने के लिए इनको मुख्य रूप से उगाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों बागवानी फसलें। बागवानी फसलें, बागवानी फसलों की यदि बात की जाए जिनको बागों के रूप में उगाया जाता है, जैसे दोस्तों सेब हो गया, नाशपाती, तो ये बागवानी फसलों में आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वृक्षारोपण फसलें। वृक्षारोपण फसलें, वृक्षारोपण फसलों की यदि बात की जाए तो वृक्षारोपण में कौन सी, चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी जो है ये वृक्षारोपण फसलों में जो है आती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों बोर्ड एवं मुख्यालय, यानी जैसे कॉफ़ी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, तो इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, तो इस प्रकार हम इनको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, एक तरफ हम बोर्ड लिख लेंगे, बोर्ड कहाँ है और इनका मुख्यालय, बोर्ड और मुख्यालय, जैसे चाय बोर्ड हो गया, तम्बाकू बोर्ड हो गया, तो इस प्रकार जानने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कॉफ़ी बोर्ड। जो कॉफ़ी बोर्ड है तो ये कहाँ पे है, यानी कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय की बात की जाए तो बेंगलुरु कर्नाटक में, याद रखें दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में जो है किसका बोर्ड है, तो ये यहाँ पे अब बात करते हैं कॉफ़ी बोर्ड जो है मुख्यालय इसका बेंगलुरु एवं कर्नाटक में है, तो ये आपको याद रखने हैं। और साथ ही दोस्तों रबर बोर्ड की बात कर लेते हैं। रबर बोर्ड, रबर बोर्ड कहाँ पे पड़ता है, तो ये कोट्टम केरल में, कहाँ पे दोस्तों, कोट्टम केरल में, कोट्टम केरल में, कहाँ पे दोस्तों, कोट्टम केरल में है ये। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे, यहाँ पे मसाला बोर्ड की बात कर लेते हैं। मसाला बोर्ड, मसाले बोर्ड की मुख्यालय की यहाँ पे बात करेंगे कोचीन केरल में, कोचीन केरल में, कहाँ पे दोस्तों, कोचीन केरल में, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों तंबाकू बोर्ड की, तंबाकू
बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड की यदि बात की जाए तो गुंटूर में, याद रखें दोस्तों, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में हो गया। और साथ ही दोस्तों इस गुंटूर आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम भी देख लेते हैं। इसका नया नाम जो है चेंज कर दिया गया है। तो इसका नया नाम क्या है? यानी राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान लिखेंगे, राष्ट्रीय वाणिज्यिक वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चाय बोर्ड की। चाय बोर्ड, तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसको भी देख लेते हैं। चाय बोर्ड की यदि बात की जाए तो कोलकाता में। कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों इसके जो है दो मुख्यालय और हैं, यानी इसके अलावा दोस्तों असम के जोरहाट में भी है। असम के जोरहाट में भी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, यानी तमिलनाडु के कुन्नूर में भी है। तमिलनाडु के कुन्नूर में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु के कुन्नूर में भी। अब आपसे किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, चाहे कोलकाता पूछे, असम के जोरहाट में, तमिलनाडु के कुन्नूर में। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ से, यानी खाद्यान्न फसलें जिनको खाने के उद्देश्य से उगाया जाता है, जैसे चावल होगी, गेहूँ, मक्का, बाजरा व ज्वार। नकदी फसलें जिनको मार्केट में बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है, कपास, जूट, गन्ना व तंबाकू। बागवानी फसलें सेब, नाशपाती। वृक्षारोपण फसलें चाय और कॉफ़ी हो जाती हैं वृक्षारोपण फसलें। अब बोर्ड और मुख्यालय की यदि बात की जाए तो जैसे कॉफ़ी बोर्ड है, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड की यहाँ पे बात करेंगे तो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कोट्टायम केरल में। मसाला बोर्ड की बात करेंगे तो कोचीन केरल में है। और साथ ही दोस्तों तंबाकू बोर्ड की यदि बात करते हैं तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में। और इस गुंटूर आंध्र प्रदेश का नया नाम है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका नया नाम है। तंबाकू बोर्ड का नया नाम, तो ये आपको याद रखना है। अब चाय बोर्ड की यदि बात करते हैं तो कोलकाता वेस्ट बंगाल, यानी कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इसके दो मुख्यालय और हैं, जैसे असम के जोरहाट में और तमिलनाडु के कुन्नूर में। तो ये आपको याद रखना है। अब तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि में, उसको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।